एमएसएमई पेमेंट रूल्स में आज हम बात करेंगे। जिधर भी देखो यही बात हो रही है कि 45 डेज के अंदर आपको पेमेंट करनी है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि एमएसएमई एक्ट के अंदर दो टाइम लिमिट्स दी गई है, 15 डेज और 45 डेज। आप देखेंगे जितनी भी वीडियोस के अंदर हमने एमएसएमई पेमेंट रूल्स को डिस्कस किया है, सभी के अंदर मैंने बार बार यही रिपीट किया है कि आपको 15 डेज या फिर 45 डेज के अंदर पेमेंट करनी है। तो ऐसे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब 15 डेज की टाइम लिमिट एप्लीकेबल होगी, कब 45 डेज की टाइम लिमिट एप्लीकेबल होगी। जनरली मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है वो 45 डेज की टाइम लिमिट लेकर चल रहे हैं, लेकिन ठीक इसके अपोजिट मेरा कहना है कि 90% केसेस में 15 डेज की टाइम लिमिट एप्लीकेबल है। सिर्फ 10% केसेस में ही आपकी जो है 45 डेज की जो टाइम लिमिट है वो एप्लीकेबल है। जी हाँ, इसके रिगार्डिंग जो सेक्शन 43 बी क्लोज एच कहता है कि आपको सेक्शन 15 में जो टाइम लिमिट्स दी गई है उस टाइम लिमिट्स के अकॉर्डिंग पेमेंट करनी है। अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं की तो आपकी जो पेमेंट है उसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा, आपकी इनकम के अंदर एड बैक कर दिया जाएगा। अब यहां पर सेक्शन 15 के अंदर कहा गया है कि अगर बायर और सेलर के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है, कोई टर्म एंड कंडीशंस एग्रीड की गई है, तो ऐसे में उन टर्म एंड कंडीशंस में जो भी टाइम लिमिट्स दी गई है विद इन दैट टाइम लिमिट्स पेमेंट की जानी है। फॉर एग्जांपल यहां पर मान लेते हैं कि ये जो बायर है और ये जो सेलर है, इन दोनों के बीच में 35 डेज की जो टाइम लिमिट है वो एग्रीड की गई कि हम दोनों जो है 35 दिन 35 डेज के अंदर जो है पेमेंट्स करेंगे। तो ऐसे में मैक्सिमम जो बायर है वो 35 डेज के अंदर पेमेंट करने के लिए लायबल है, उसको 35 दिनों के अंदर पेमेंट करनी ही होगी। अगर उसने 35 दिनों के अंदर पेमेंट नहीं की तो एमएसएमई एक्ट के तहत उसे इंटरेस्ट पे करना होगा, और साथ ही अगर वो पेमेंट 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है तो ऐसे में अगर 35 डेज के बाद पेमेंट की गई तो उस साल में वो खर्चा अलाउ किया जाएगा जिस साल में वो पेमेंट की जाएगी। और यहां पर यह भी कहा गया कि ये जो टर्म एंड कंडीशंस एग्रीड की जाएंगी ये मैक्सिमम 45 डेज तक की जा सकती है। अगर बायर और सेलर मिलकर 75 डेज की टाइम जो है एग्री करते हैं तो ये जो है वैलिड नहीं होगा अकॉर्डिंग टू एमएसएमई एक्ट। मैक्सिमम 45 डेज तक आप जो है एग्री कर सकते हैं फॉर द पेमेंट। अब ये तो बात हुई कि जहां पर आप एग्री करते हैं, चाहे आप रिटर्न में एग्री करें चाहे आप वर्बली ओरली एग्री करें, लेकिन कहीं पर भी अगर आपको कोई चीज एस्टैब्लिश करनी है कि हम दोनों के बीच में कोई टर्म्स एग्री हुई थी, तो कहीं ना कहीं कोई रिटन डॉक्यूमेंट के जरिए ही आप जो है डिपार्टमेंट को या किसी भी ऑफिसर को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखिए बायर और सेलर के बीच में जो है इस तरह की टर्म्स एग्रीड की गई थी, उसके अंदर ये टाइम लिमिट्स अलाउ की गई थी। लेकिन अगर ऐसी कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है, रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं है, तो वहां पर आपके लिए 15 डेज की जो है टाइम लिमिट्स दी गई है। 15 दिनों के अंदर बायर को पेमेंट करनी होगी। अगर 15 दिनों के अंदर वो पेमेंट नहीं कर पाया तो उसको इंटरेस्ट पे करना होगा, और साथ ही 31 मार्च को अगर वो पेमेंट आउटस्टैंडिंग है तो ऐसे में वो खर्चा वो पेमेंट उस साल में अलाउ की जाएगी जिस साल में वो पेमेंट की जाएगी। तो ऐसे में बहुत सारे लोग डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा कि अब जो पेमेंट जो टाइम लिमिट्स है वो 45 डेज की है। लेकिन अगर मैं बात करूं छोटे स्मॉल जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज है, जो छोटे लघु उद्योग है, कहीं पर भी ऐसी कोई टर्म्स वो लोग एग्री नहीं करते हैं। रिटर्न के अंदर ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है जहां पर ये कहा जाए कि हम दोनों के बीच में, बायर और सेलर के बीच में इतने दिनों का जो है वो टाइम अलाउ किया गया है फॉर द पेमेंट। तो इट मींस जहां पर आपके पास कोई रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं है तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप ये एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे कि आपको जो है कितना टाइम लिमिट्स अलाउ किया गया है। मैक्सिमम टाइम लिमिट्स तो 45 डेज है, 45 डेज से ज्यादा तो आप जा ही नहीं सकते। लेकिन इस 45 डेज के लिए भी आपके पास कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, अदरवाइज आपके केस में 15 डेज की टाइम लिमिट एप्लीकेबल होगी। तो ऐसे में आप लोगों के बीच में, बायर और सेलर के बीच में एक रिटर्न कम्युनिकेशन का होना जरूरी है। अब वो रिटर्न कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है? वो रिटर्न कम्युनिकेशन किसी एग्रीमेंट के जरिए भी हो सकता है, लेकिन जनरली आप देखेंगे सेल और परचेज की जो ट्रांजेक्शन होती है उनके बीच में ऐसा कोई रिटर्न एग्रीमेंट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इसके अलावा और काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं
जिनमें जो है आप रिटर्न जो है बेसिकली कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करते हैं। फॉर एग्जांपल परचेज ऑर्डर, जब जो सेलर है जो गुड सेल कर रहा है उसको कोई परचेज ऑर्डर मिला है, तो उस परचेज ऑर्डर के अंदर जनरली टर्म एंड कंडीशंस लिखी हुई होती है कि क्या गुड्स परचेज की जानी है, कितनी क्वांटिटी में परचेज की जानी है, किस रेट से परचेज की जानी है, और कितने दिनों के अंदर टाइम जो कितने टाइम के अंदर पेमेंट की जानी है। तो ऐसे में परचेज ऑर्डर के अंदर अगर कोई पेमेंट टर्म्स है तो वो जो है एक रिटर्न एग्रीमेंट माना जाएगा, रिटर्न कम्युनिकेशन माना जाएगा, और मैक्सिमम 45 डेज तक जो है यहाँ पर आप इस रिटर्न कम्युनिकेशन के जरिए पेमेंट जो है वो कर सकते हैं एज पर एमएसएमई एक्ट। अगर इस परचेज ऑर्डर के अंदर पेमेंट जो है 20 डेज के अंदर एग्री की गई है तो ऐसे में आपको 20 डेज के अंदर पेमेंट करनी होगी। ये ध्यान रखें कि सेक्शन 15 में ये कहा गया है कि जहां पर दोनों बायर और सेलर एग्री करते हैं कि इस दिन पेमेंट की जानी है, वो जो है वो ड्यू डेट मानी जाएगी, और वो जो है मैक्सिमम 45 डेज तक आप रख सकते हैं। तो ऐसे में अगर बायर और सेलर के बीच में 20 डेज एग्री हुए हैं कि 20 दिन के बाद पेमेंट की जानी है, तो 20 दिन के बाद जब वो ड्यू डेट आ जाएगी तो वो आपकी ड्यू डेट होगी। उस डेट तक अगर आपने पेमेंट कर दी वो आपको अलाउ की जाएगी। अगर आपने उस ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं की है और 31 मार्च को वो पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, तो ऐसे में जिस साल में पेमेंट होगी उस साल में वो खर्चा अलाउ किया जाएगा, वो पेमेंट अलाउ की जाएगी। तो ध्यान रखें, जो भी लोग 45 डेज को एक जो है टाइम लिमिट को लेकर चल रहे हैं उसके लिए कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट, रिटर्न कम्युनिकेशन होना जरूरी है, जहां पर ये बात कही गई हो कि आप 45 डेज तक पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरह परचेज ऑर्डर के जो अलावा जो है आप ईमेल्स के जरिए भी जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। अपने जो बायर और सेलर है वो ईमेल्स के जरिए किसी भी जो है प्लेटफॉर्म के जरिए जहां पर एक रिटर्न जो मैसेजिंग जो मैसेज जो है वो फॉरवर्ड होता है, वहां से भी जो है आप मेल्स के जरिए भी जो है एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि आप दोनों के बीच में क्या पेमेंट टर्म जो है एग्री हुई है। तो इस तरह से बेसिकली कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट, जरूरी नहीं है कि कोई स्टैम्प पेपर एग्रीमेंट ही होना जरूरी है, लेकिन एक कोई भी ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट होना जरूरी है जो ये एस्टेब्लिश कर सके कि बायर और सेलर के बीच में पेमेंट टर्म्स को लेकर जो है क्या डेट एग्री हुई है। तो यहाँ पर एग्रीमेंट को एमएसएमई एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है। इट कैन बी सेड दैट एग्रीमेंट कैन बी रिटन एज वेल एज ओरल। आप वर्बल एग्रीमेंट भी कर सकते हो, लेकिन कहीं पर भी किसी भी कोर्ट में, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी ऑफिसर के सामने आपका जो ओरल कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन है, आप उसको एस्टैब्लिश नहीं कर पाओगे। इन कॉमन पैरेलेंस एन एग्रीमेंट मीन्स व्हेन वन पर्सन मेक्स एन ऑफर एंड अदर पर्सन एग्रीज टू इट। तो जहां पर एक जो बंदा है वो ऑफर करता है, दूसरा उस पर एग्री होता है। तो बायर ने कहा कि वो 35 डेज के अंदर पेमेंट करेगा और सेलर ने उसको एग्री कर लिया है, तो ऐसे में क्या माना जाएगा, एक एग्रीमेंट माना जाएगा। इट इंक्लूड्स टर्म लाइक ड्यू डेट्स, एक्सेप्टेंस ऑफ गुड सर्विसेज, consequences for late payment, dispute resolution. So if an invoice or purchase order has these details, it can be seen as an agreement. इवन एक इनवॉइस के अंदर, जो आपका इनवॉइस होता है, इसके अंदर भी अगर ये लिखा गया है कि आपको जो है 45 डेज के अंदर पेमेंट करनी है, तो भी ऐसे में ये माना जाएगा आप दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट है। तो ध्यान रखें, जो भी लोग 45 डेज की टाइम लिमिट लेकर चल रहे हैं, मेक श्योर उनके पास कोई ना कोई रिटर्न कम्युनिकेशन जरूर हो जहां पर बायर और सेलर दोनों एग्री हो रहे हैं कि 45 डेज के अंदर पेमेंट की जानी है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि जिनके पास कोई रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं है, कोई मेल्स नहीं है, कोई परचेज ऑर्डर नहीं है, कोई इनवॉइस पर मेंशनिंग नहीं है, और उनको लगता है कि 45 डेज की टाइम लिमिट जो है उनको अलाउ की गई है। तो ध्यान रखें, एग्रीमेंट का होना जरूरी है। ओरल एग्रीमेंट, वर्बल एग्रीमेंट आप कहीं पर भी एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में कोई रिटर्न कम्युनिकेशन होना जरूरी है, जिससे कि आप जिस जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी कोर्ट्स है, कहीं पर भी आप उसको जो है बेसिकली एक्सप्लेन कर पाए। तो ऐसे में आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और जो भी लोग 45 डेज की टाइम लिमिट्स लेकर चल रहे हैं तो उनको माइंड में दो टाइम लिमिट्स लेकर चलनी है, 15 डेज और 45 डेज। तो जहां पर भी कोई रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं है वहां पर 15 डेज के अंदर आपको जो है पेमेंट करना जरूरी है, और इन 15 दिनों के अंदर अगर 31 मार्च आ रही है और ऐसे में 31 मार्च को वो बैलेंस जो है आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग बैलेंस है, तो ऐसे में उसकी पेमेंट आपको टाइमली करनी होगी। अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं की तो वो खर्चा आपको अलाउ नहीं किया जाएगा उस साल के अंदर जिस साल में आपने वो परचेज की है, बल्कि उस साल में वो खर्चा अलाउ होगा जिस साल में आपने पेमेंट की है। एक बात को ध्यान रखें, यहाँ पर एक सवाल बार बार आता है कि मान लीजिए 1 अप्रैल 23 को कोई गुड्स परचेज की गई और 30 मार्च 2024 को उसकी पेमेंट की गई, तो क्या ऐसे में ये खर्चा अलाउ किया जाएगा फॉर दी फाइनेंशियल ईयर 23-24? द आंसर इज यस।
ये जो एक्सपेंस है आपको अलाउ होगा, क्योंकि 31 मार्च को जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग होगा सिर्फ वही हमें चेक करने हैं कि टाइमली पेमेंट की गई है या नहीं। हालांकि एमएसएमई एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो बायर है वो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए लायबल है, और ऐसे में जो सेलर है वो एमएसएमई एक्ट के तहत जो है इंटरेस्ट रिकवर कर सकता है, और उस इंटरेस्ट का बायर को कोई भी खर्चा अलाउ नहीं किया जाएगा। बायर वो जो इंटरेस्ट पे करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर वो जो एज एन एक्सपेंस उसको डेबिट करेगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए वो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है डिसअलाउ कर दिया जाएगा, प्रॉफिट के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 15 और 45 डेज की टाइम लिमिट्स दी गई है, और ऐसे में अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं की है, 31 मार्च को बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, तो टाइमली पेमेंट कर दें। अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं है जिसके अंदर कहा जा रहा हो कि ये जो रूल है इसको डेफर किया जा रहा है, एक्सटेंड किया जा रहा है। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। इसके अलावा जो भी लोग सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, ईएसआईसी, ईपीएफ, तो ऐसे में आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर ले। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्ले स्टोर से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। डेली टैक्स अपडेट्स के लिए व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत सारी यूजफुल फाइल्स डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।